नाजरीन, दुनिया भर में रोजगार के मुतलाशी अफराद के लिए जापान एक नई उम्मीद की किरण बनकर सामने आया है। टेक्नोलॉजी की बात कर लें, इंडस्ट्री की बात कर लें, ज़राअत की बात करें और सर्विस सेक्टर समेत बहुत से ऐसे शोबे हैं जहां हुनरमंद अफराद की शदीद कमी के बायस जापान ने हालिया बरसों में गैर मुल्की वर्कर्स के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है पाकिस्तानियों के लिए। पाकिस्तानी नौजवानों के लिए शानदार मौका है कि वो जदीद स्किल्स सीखें और जापान में वो अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। ताहम जापान जाने का ख्वाब पूरा करने के लिए कुछ अहम पॉइंट्स भी हैं जिन्हें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि कौन सी स्किल्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा डिमांड में हैं अगर हम किसी भी मुल्क में जा रहे हैं। और स्पेसिफिकली जैसे आज हम जापान को डिस्कस करें तो हमें पता होना चाहिए कि वहाँ आजकल किस चीज़ की डिमांड है, किन चीज़ों पर वर्किंग करके हमें वहाँ पर जानी है। वीज़ा हासिल करने का जो तरीका है वो कितना आसान है या कितना मुश्किल है। जापान में अगर हम कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उसको शुरू करने के लिए हमें कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, वहाँ के लॉज क्या हैं, जापानी जो लैंग्वेज है वो सीखना किस हद तक ज़रूरी है। किसी भी मुल्क अगर हम जा रहे हैं और हमें वहाँ की मदर टंग मदर लैंग्वेज नहीं आती है तो मेरा ख्याल है फिर हम बड़ी मुश्किल में हो सकते हैं, और यही अगर लैंग्वेज हमें आती हो तो फिर हमारे लिए आसानी भी बहुत हो सकती है। जापान में मुस्तकिल रिहाइश यानी परमानेंट रेजिडेंसी कितने अरसे में हासिल हो सकती है, इन तमाम पहलुओं पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जापान से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी कंसल्टेंट हैं, बड़े ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, जापानी इमिग्रेशन एक्सपर्ट हैं हसन भट्ट, जो इस मौजू पर नहायत कीमती मालूमात हमें फराहम करेंगे। हसन, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। सबसे पहले ये बताइएगा कि इस वक्त अभी जो हम अपने नाज़रीन के साथ खबर शेयर कर रहे हैं कि जापान में इस तरह से जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक दरवाज़ा वहाँ पर खुला है फिर से, सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसी फील्ड है जो हमारे पाकिस्तानियों के लिए वहाँ पर रोज़गार मौजूद हैं, कौन से ऐसे हमारी लेबर है कि वो वहाँ पे इजीली एडजस्ट हो सकती है? देखिए, कैटेगरीज तो मतलब हम चलते जाएं तो बहुत ज़्यादा हैं। जापान ने इसको बड़ा क्लासिफाइड किया हुआ है बड़ा डिटेल में, लेकिन हम पाकिस्तानी जो सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट जहाँ पे कर सकते हैं वो 4-5 कैटेगरीज में आपको बता देता हूँ। ठीक है। उसमें सबसे नंबर 1 मैं पाकिस्तान के लिए एग्रीकल्चर को रेट करता हूँ, क्योंकि हम एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो हमें बस मेथड्स ने हमें चूँकि बेसिक्स तरीकेकार बहुत बिल्कुल है, एडवांस्ड हो चुके हैं, तो हमें वो सीखने, क्योंकि बेसिक्स हमें पता है तो हम अपनी लेबर को वहाँ लेके जा सकते हैं। उसके बाद अगर कैटेगरी में आ जाए कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि हमारे दुबई सऊदी में बहुत सारे लोग जो है वो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे वो काम करते हैं, मशीनरी भी यूज़ करते हैं, तो सबसे अच्छी बात यह है कि पूरी दुनिया में मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा जो कंस्ट्रक्शन मशीनरी है वो जापान ही की यूज़ की जाती है। तो हमारे लोग ऑलरेडी यूज टू होते हैं उनसे, तो जापान जाके भी वही मशीन यूज़ करनी है, कोई नहीं, सिर्फ जगह चेंज होगी। ठीक है। तो ये दो जो सेक्टर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर जो है जी, वो मैं आपको तीसरा बताना चाहता हूँ कि जो मैन्युफैक्चरिंग है, आपको पता है जापान एक मदरलैंड है गाड़ियों के लिए जी, तो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा होती है गाड़ियों की। तो जो मैन्युफैक्चरिंग को फैक्ट्री एरियाज हैं जैसे CNC मशीन्स हो गए, वेल्डर्स हो गए, इस तरह के जो जॉब्स हैं बहुत ज़्यादा है जापान के अंदर, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा जो स्कोप है। अगेन मैं आपको अगर जापान की कैटेगरीज के वाले बताता चलूँ तो जो केयर गिवर, जिसको हम ओल्ड एज होम में लोगों की देखभाल के लिए जो लोग, ये इस वक्त सबसे टॉप पे आता है जापान। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि उनकी एज, हर तीसरा जो जापानी शख्स है वो 80 साल से ऊपर है। ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पे जैसे वो 86, 87, 90s के करीब पहुँचते हैं तो उनको फिर ओल्ड एज होम की जरूरत पड़ती है। वो ओल्ड एज होम में जाते हैं और वहाँ पे जाहिर उनकी देखभाल के लिए जरूरत पड़ती है। हाँ, यानी कि ये कुछ आसान फील्ड्स हैं जितना मैं भी समझ पाया हूँ। अच्छा हसन, ये बताइएगा जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आजकल हमने डिफरेंट प्रोग्राम्स किए उसमें हमें ये भी फील हुआ कि हमारे जो लोग हैं बगैर किसी स्किल के सीखे हुए बाहर जाना चाहते हैं। अगर उनके पास डिग्रीज भी मौजूद हैं बट वो सिर्फ नाम की हैं, थ्योरी उनकी बड़ी स्ट्रांग है बट प्रैक्टिकली वो जीरो है या प्रैक्टिकली वो फेल्ड है, उनके लिए सबसे पहले आप क्या मैसेज देना चाहिए? जी, उनके लिए सबसे पहले ये कि जापान के लिए अगर कोई प्लान कर रहा है तो सबसे पहले आप लैंग्वेज सीखें। ओके, ये भी एक स्किल है, ये नो डाउट बहुत बड़ा स्किल है, कम्युनिकेट विद देम। बिल्कुल, देखें आप, जैसे आपको आपके बॉस ने कोई काम कहा और आपको समझ नहीं आई, वो लेट्स सपोज वो एक डेंजरस एरिया है और आपने जो उसने मना किया आपने वही काम कर दिया, तो वो आपके लिए भी नुकसानदेह है और उनके लिए भी, उनको भी लेबर लॉ इतने स्ट्रिक्ट है उनके ऊपर कि वो कंपनी के लिए भी एक बड़ा अजाब बन जाता है। ठीक है। तो वो इस चीज पे बड़े स्ट्रिक्ट हैं कि आप जापानीज सिखा के लेके आए। उसके लिए उन्होंने बड़ा मिनिमम सा लेवल रखा है जो हम 6 मंथ्स में क्लियर कर लेते हैं। N4 लेवल कहते हैं, ये बेसिकली N5 से N1 तक जाता है। N1 नेटिव लेवल होता है। ये बेसिकली उल्टा चलता है दूसरी जो स्टैंडर्ड्स हैं। तो N5 चूंकि बिल्कुल बिगनर होता है और N4 जो है कि आप रूटीन लाइफ की जो लैंग्वेज है वो सीखते हैं, बेसिक्स उनकी सीख सकते हैं विद इन 6 मंथ्स। आप ये कह रहे हैं विद इन 6 कितना आसान या कितना मुश्किल है, क्योंकि हम तो अभी अंग्रेजी में फंसे पड़े हैं जो कि हम बचपन में कहीं ना कहीं पढ़े हैं, कॉलेज में पढ़े हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, कहीं हम एक्सेंट में फंस जाते हैं, कहीं हमें मतलब समझ नहीं आता। तो जापानीज लैंग्वेज कितनी आसान मुश्किल है, एक तो उसको सीखना, उसको बोलना,
सेकेंडली आई गेस लिखना वो, क्योंकि वो काफी सिंबॉलिक है। जी जी। अच्छा, जो आपने सवाल का जवाब दे दिया कि ये सिंबॉलिक है। हाँ। आप देखें, अगर कोई हमारा बच्चा शुरू से अगर स्टार्ट करता है तो ए फॉर एप्पल जब वो याद करता है तो APPLE एप्पल जो है उसको स्पेलिंग बाद में याद होते हैं, उसके जहन में पिक्चर पहले आ जाते हैं। चाइनीज जापानीज लैंग्वेज यही है। आप जब उसको पिक्चर को देखते हैं आपको फौरन याद आ जाएगा इसका मतलब ये है। ठीक है। पढ़ना या आप उसको रीड कर सकते हैं वो बाद की बात, लेकिन आपको समझ आ जाती है। ये जापानीज की जो एक प्लस पॉइंट है जो हम लोगों को नहीं पता। दूसरी ये चीज कि जापानीज जितने साउंड्स हैं सब उर्दू के अंदर, अरबी के अंदर फॉल करते हैं। कोई नया साउंड नहीं है, जैसे आ, बा, ता, ये सब हमारे उर्दू के अंदर है, तो हमें याद करने में और बोलने में ज्यादा मुश्किल नहीं होती। बस जो टीचिंग लेवल है हमारा वो हमें एक लेवल अप लेके जाना पड़ेगा। बच्चों को सिखाना है, बच्चों को मोटिवेट भी करना है कि आपने सीखनी है। जैसे मैं अभी कल एक जगह बात कर रहा था कि देखें, अरेबिक दुनिया की सबसे मुश्किल लैंग्वेज गिनी जाती है, लेकिन हम बड़े आराम से कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह ये कि हम उसको दीनी फरीजा समझ के करते हैं। बिल्कुल। तो अगर आपको जापान जाना है, आपको कमाई करनी है, आपको अच्छी जॉब चाहिए, तो आप इसको भी दीनी फरीजा समझे और बड़े आराम से हो जाती है। मैंने देखे N1 लेवल अचीव किया हुआ है जापान में, तो उसमें यही है कि मुझे कुछ नहीं, मुझे ये पता था कि मुझे काम करना है, अच्छे से करना है, थोड़ा डिस्टिंक्शनली करना है, लोगों से हट के करना है। तो मैंने 1.5 साल में सर N1 क्लियर कर लिया था। अच्छा। मतलब थोड़ा फास्ट था। नॉर्मली मैंने देखा है कि लोग 2 साल में, 2.5 साल में कर लेते हैं। तो मेरे पास थोड़ा टाइम कम था तो मैंने जल्दी से उसको कवर कर। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये लैंग्वेज का तो एक इशू हो गया क्लियर कि हमें ऑब्वियसली लैंग्वेज को क्लियर करके अगर हम आ जाते हैं तो हमारे लिए बेनिफिशियल है बहुत ज़्यादा। वर्क वीज़ा अगर हमें हासिल करना है, ये प्रोसेस कैसा है, ये कितना आसान है, कितना मुश्किल है, ये भी जरा डिस्क्राइब करें। देखिए, सॉरी, पिछली जो हमारी एक स्किल की बात रह गई, मैं लाजमी यहाँ पे कोट करना चाहता हूँ कि स्किल्स के लिए जापान में आप बहुत ज्यादा परेशान, क्योंकि हम जितनी भी एडवांस स्किल्स सीख लेंगे वो जापान के लिहाज से बेसिक ही रहेंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। तो हमारे यहाँ पे जो बेसिक्स है, और जापानीज इस बारे में बड़े कीन है जी कि आप आए, बेसिक सीखाएं, एडवांस्ड हम खुद ही सिखा लेंगे। 2 महीने, 3-4 महीने जितने भी आपको लगेंगे। ठीक है। और हमारी पाकिस्तानियों की ये खासियत है कि हमें अडेप्टेबिलिटी है। हम 1-1.5-2 महीने में जिस भी मशीन पे खड़े होते हैं हम उसके यूज टू हो जाते हैं, हम काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये बड़ी आसान है। दूसरा, ये वीजा आसान कितना है। देखिए, ये एक मिथ है कि जापान का वीजा बड़ा मुश्किल है, ऐसा नहीं। बहुत से लोगों से ही सुना है हमने तो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब 2019 में जापान और पाकिस्तान के दरमियान एक मुआहदा हुआ है, जिसके दौरान जिसके में आप ये कर सकते हैं कि TITP उसे कहते हैं, टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो जापान पिछले 36-37 साल से रन कर रहे हैं। और एक नया उन्होंने प्रोग्राम डिजाइन किया था जिसको स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर कहते हैं। वो बेसिकली इसको एक लेवल अप लेके जाना चाह रहे थे। अभी तक तो वो ट्रेनीज ला रहे थे कि हम सिखाएंगे। अब वो कहते हैं कि जब आप 3 साल ट्रेनी का आप टेन्योर कंप्लीट कर लेते हैं, देन हम आपको, क्योंकि आपने स्किल ले ली, 3 साल जापान में काम कर लिया, आपका एक लेवल अप हो गया, तो आप SSW पे शिफ्ट हो जाए। उसके फिर अलग से बेनिफिट्स हैं आपको, एज जापानीज जो जापानीज लॉज हैं, बल्कि जितनी तनख्वाह जापानीज को मिलती है उसी हिसाब से ट्रीट किया जाता है। ठीक है। तो अगर आपके पेपर्स कंप्लीट हैं, आपने अपनी आपका पर्सनल कोई इशू नहीं है, लेट्स सपोज किसी का कोई पुलिस केस नहीं है, इस तरह के अगर इश्यूज नहीं है, तो वीजा 100% जापान में वो मना नहीं करते। अच्छा। इवन 1 वीक में सर, मतलब यहाँ पे मैंने अभी परसों 2 हमारे क्या ये कॉस्ट करता है हमें रफली? कॉस्ट देखिए बहुत कम है इसमें, क्योंकि बहुत सारी जापानीज कंपनी जो है वो आपको टिकट्स भी दे देती हैं। ठीक है। आपको जो है, जो आपके यहाँ जापानीज सीखने के वो हैं, क्योंकि जापान वो डिजाइन ऐसा किया हुआ है कि वो बंदे पे कम से कम लोड डालते हैं। जैसे वहां जाके भी अगर आप TITP पे जाते हैं तो जापान जो लेबर लॉज है उसमें ये लिखा हुआ है कि आपने 20,000 जापानीज येन से ज्यादा बच्चे के ऊपर रेजिडेंस का बर्डन नहीं डालना। अगर कोई कंपनी उसको महंगी जगह पे रखती है तो वो कंपनी का इशू है। 20,000 से जितना ऊपर जाएगा वो कंपनी पे करेगी, वो बंदा पे नहीं करेगा। तो बहुत मिनिमम पैसों में आप जापान जा सकते। लेकिन इसमें हम लोगों को ये कहते हैं कि आपकी मेहनत जो है ना वो दरकार है। आपको जापानीज सीखनी पड़ेगी, वो मेहनत आपकी है।